हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने क्लास 8 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी बुक सीरीज चैप्टर नंबर 2 लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने लैंड सॉइल और वाटर देखा था। आज हम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज देखेंगे। पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की बात करें, एक्चुअली ये फ्लोरा एंड फौना होता है। किसी भी इकोसिस्टम के फ्लोरा एंड फौना ही वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज एंड नेचुरल वेजिटेशन कहलाते हैं। यहाँ पे कुछ प्लांट्स की बात की गई है, जैसे जूट हो गया, बैम्बू हो गया एंड सिल्क की बात की गई है। जूट और बैम्बू क्या होता है कि जितने भी हॉट एंड ह्यूमिड रीजन्स होते हैं इंडिया के, जहाँ पे बारिश बहुत प्लेंटी में होता है, वहाँ पर जूट और बैम्बू की खेती बहुत अच्छे से और बहुत ज़्यादा की जाती है। जैसे ये अगर ये इंडिया है तो यहाँ आप इस रीजन को मान सकते हैं कि यहाँ जूट और बैम्बू की खेती बहुत ज़्यादा होती है। आप स्पेशली नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहाँ पर आप हर एक चीज़, हर एक प्रोडक्ट देखोगे तो अब बैम्बूज़ के बने रहते हैं। तो यहाँ आपको जूट से जैसे हैंडबैग्स वगैरह बनते हैं, बैम्बू से आपको और केन्स वगैरह से लैम्प शेड्स, चेयर्स वगैरह, बास्केट्स वगैरह बनते हैं। अगर सिल्क की बात की जाए तो जैसे कैटरपिलर्स को कल्चर किया जाता है सेरीकल्चर के नाम से, तब उससे सिल्क वर्म्स होते हैं। मलबरी ट्रीज़ पे एक्चुअली उसको किया जाता है, तो सिल्क वर्म्स से सिल्क निकलता है और सिल्क से हम जानते हैं बहुत सारे क्लोथ्स, मेन जो है ना क्लोथ्स बनते हैं। सिल्क की साड़ीज़ आपने सुनी होंगी। तो क्या है, वेजिटेशन और प्लांट्स हमें एयर तो प्रोवाइड करते ही हैं, फ्रेश एयर। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल वो बढ़ाते हैं एटमॉस्फेयर में, तो एक बैलेंस बना रहता है। इसके साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ों को भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे हमने ऊपर के एग्जाम्पल से देखा। और नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है ये बायोस्फीयर में ही एग्जिस्ट करते हैं। बायोस्फीयर वो नैरो जोन होता है जहाँ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर का कॉम्बिनेशन होता है, जहाँ तीनों मर्ज करते हैं वो बायोस्फीयर कहलाता है। तो अर्थ क्या है? अर्थ जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, तो अर्थ नैरो जोन हुआ बायोस्फीयर का। इकोसिस्टम की बात की जाए तो एक्चुअली क्या होता है, इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम। इन्वायरमेंट में हुआ हमारी आसपास की चीज़ें, और उन्हीं सब चीज़ों के बीच के इंटर रिलेशन को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। जैसे द बायोस्फीयर, in the biosphere living beings are interrelated and interdependent on each other for survival. The life supporting system is known as the ecosystem. हमारे बायोस्फीयर में सब चीज़ें इंटरलिंक है और इसके बीच के रिलेशन को इकोसिस्टम, पूरा ही एक इकोसिस्टम बनता है। जैसे हर एक चीज़ का इकोसिस्टम अलग होता है, ओशियनिक का अलग होता है, लैंड का इकोसिस्टम अलग होता है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, एयर तो देते ही हैं, उसके साथ साथ क्या करते हैं, टिम्बर देते हैं, शेल्टर एनिमल्स के लिए शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। प्रोटेक्ट सॉइल्स सो एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, सॉइल को प्रोवाइड करते हैं। और सॉइल को क्या है, एक तरह से जकड़ के भी रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। शेल्टर बेल्ट्स पिछले हमने चैप्टर्स में देखा था कि कैसे भी चारों तरफ, अगर ये बीच में सॉइल है तो चारों तरफ वेजिटेशन आप वो कर दो, शेल्टर बेल्ट की तरह उसको रेज कर दो, तो फिर वो विंड को क्या है, ब्लो करने से रोकते हैं और ये पूरा ही हिस्सा आपका सेफ़ होता है। तो एक ये शेल्टर बेल्ट की तरह भी प्रोवाइड होते हैं। और क्या है, शॉर्टेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड जो वाटर उसके रिप्लेसमेंट पे भी यूज़ करते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जैसे ब्रह्म कमल, ए मेडिकल हर्ब, बहुत सारे आप मेडिकल हर्ब्स होते हैं। ऑल्सो इट गिव्स द पेपर दैट इज़ सो एसेंशियल फॉर योर स्टडीज़। पेपर कहाँ से आता है, पेपर प्लांट से आता है, तो पेपर भी प्लांट्स ही प्रोवाइड करते हैं ना। अब बात करते हैं कुछ वाइल्ड लाइफ्स की। वाइल्ड लाइफ्स में अगर बात करें तो ये हमें देते क्या है, सबसे पहले देखिए बीज जो है वो हमको हनी देता है, ये हमको मीट, वूल, हाइड, मिल्क, ये सब क्या प्रोवाइड करते हैं, वाइल्ड लाइफ्स प्रोवाइड करते हैं, एनिमल्स प्रोवाइड करते हैं। अगर वल्चर्स की बात करें तो वल्चर्स, ये जिसे गिद्ध कहते हैं, वो क्या होता है कि स्कैवेंजर की तरह यूज़ होता है। स्कैवेंजर मतलब ये जितने भी डेड बॉडीज़ होती हैं ना, डेड बॉडीज़ को वो खा जाते हैं, और इसलिए वल्चर्स को क्लींजर ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। लेकिन कुछ एक साल में हमने देखा था कि
एक डाइक्लोफेनेक एक पेन किलर होता है जिसका यूज़ लाइव स्टॉक के लिए, जैसे गाय भैंस या फिर अदर भी जो दुधारू पशु होती हैं वो लेते थे, जिसकी वजह से ये डाइक्लोफेनेक वल्चर्स के अंदर जाता था और वो उसे किल कर देता था। तो इसके डाइक्लोफेनेक की वजह से ये इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में आ गए हैं वल्चर्स। तो ये भी एक चीज़ है कि कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ये सब चीज़ें वाइल्ड लाइफ में आते हैं। आपको क्या क्या देते हैं वो हम लोगों ने देखा था। सो एनिमल्स बिग और स्मॉल ऑल आर इंटीग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को बैलेंस में रखने के लिए हर एक चीज़ ज़रूरी है। जैसे वल्चर्स की मैंने बात की तो वो एक बैलेंस प्रोवाइड करता है। अगर वल्चर्स ना रहें तो क्या होगा कि जो भी आपके बायोडिग्रेडेबल मतलब वो हैं वेस्टेज हैं उसको कोई भी उसको डिकम्पोज नहीं करेगा। डिकम्पोज़र का भी बहुत ज़रूरी होता है। और क्या करते हैं देखिए, इंसेक्ट्स लाइक बीज प्रोवाइडर्स हनी हेल्प इन पॉलिनेशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पॉलिनेशन क्या होता है, जैसे दो प्लांट्स हैं उन दोनों के बीच में पॉलिनेशन कराना है। तो इसमें जो बीज होते हैं इसको क्या करते हैं, इंसेक्ट्स पकड़ते हैं और फिर वो उड़ के दूसरे प्लांट्स पे जाते हैं और फिर वहाँ प्रोवाइड करते हैं। तो पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन मतलब ब्रीडिंग होती है उसकी। तो पॉलिनेशन के लिए भी बर्ड्स हेल्पफुल रहते हैं, इंसेक्ट्स हेल्पफुल रहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है नेचुरल वेजिटेशन का, तो इसका सीधा सा जो रिलेशन है वो बारिश से है। जितना हॉट एंड ह्यूमिड रहेगा क्लाइमेट उतना ही ज़्यादा नेचुरल वेजिटेशन रहेगा, उतना ही ज़्यादा आपको वेरिएशंस दिखेगा। जैसे आपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में देखा था। जैसे ये इक्वेटर हुआ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। और इसी के बीच में आपको यहाँ पर 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ये जो पूरा रीजन है ये पूरा ही इक्वेटोरियल रीजन कहलाता है। और ये क्या है, रिच इन फ्लोरा एंड फौना है, वेरी रिच इन फ्लोरा एंड फौना। यहाँ पर क्या होता है कि एक तो सनरेज डायरेक्ट पड़ती हैं और दूसरा कि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होता है। जितनी ज़्यादा सनरेज पड़ती हैं उतना ही ज़्यादा वाटर इवेपोरेट करता है। वाटर इवेपोरेट करके कंडेंस करके क्लाउड्स बनते हैं। क्लाउड्स जो हैं वो प्रेसिपिटेट करके रन ऑफ होते हैं और यहाँ पर भारी बारिश होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे रिच फ्लोरा एंड फौना मतलब पाया जाता है। इस बीच में आपको हर एक रीज़न, आप ये देखिए अमेज़न फॉरेस्ट की बात करें तो अमेज़न फॉरेस्ट आर वेरी रिच इन फ्लोरा एंड फौना। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो भी होता है वो बारिश के वजह से ही डिपेंडेबल होता है। बारिश की वजह से क्या है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, श्रब्स एंड टुंड्राज मेनली ग्रुप में डिवाइड होते हैं। फॉरेस्ट वहाँ होता है जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। जहाँ बारिश एवरेज होती है वहाँ ग्रासलैंड्स होते हैं। जहाँ बारिश बिल्कुल भी नहीं होती या बहुत कम होती है वो स्क्रब्स कहलाते हैं। एंड टुंड्रा वो होते हैं जो माउंटेनियस रीजन पे होते हैं, जहाँ पर कोल्डर रीजन होता है। इन एरियाज़ ऑफ हेवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज में थ्राइव। आपने देखा कि जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, अबंडेंट वाटर सप्लाई होता है, वहाँ पर क्या, वहाँ पर फॉरेस्ट्स होते हैं जहाँ पर आपको ग्रासेस वगैरह का देखा। थॉर्नी श्रब्स एंड क्या होते हैं कि उसके जो डीप रूट्स होते हैं जहाँ पर बारिश बहुत ही कम होते हैं, जैसे सहारा डेज़र्ट हो गया, अपने इंडिया का राजस्थान में डेज़र्ट है वो हो गया। तो वहाँ पर क्या होते हैं कि प्लांट्स के जो हैं वो डीप रूट्स होते हैं। डीप रूट्स इसलिए ताकि वो अंडरग्राउंड वाटर को एक वाटर से ले सके और सर्वाइवल उनका पॉसिबल हो सके, सर्वाइव कर सके। उसके क्या होते हैं, लीव्स विथ थॉर्नी एंड वैक्सी सरफेस होता है। प्लांट्स में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन की क्रिया चलती है। जैसे इवेपोरेशन होता है वैसे ही ट्रांसपिरेशन होता है। तो वाटर कम इवेपोरेट हो, वाटर की ज़रूरत कम पड़े, इसीलिए जो थॉर्नी होते हैं उसके जो लीव्स होते हैं वो रूट्स जो होते हैं
डीप रूट्स एंड लीव्स विथ थॉर्नी, मतलब जो उसके पत्ते होते हैं ना, पत्ता ऐसा नहीं होता, ठीक है, वो कांटेदार होता है, वो मतलब इतना श्रिंक कर गया है, एक्लिमेटाइज हो गया है समय के साथ साथ कि पत्ता जो है वो कांटे में तब्दील हो गया है, ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो सके, इवेपोरेशन कम हो सके। और यदि बात की जाए टुंड्रा वेजिटेशन की, तो जितना हम हिली एरिया में जाएंगे, पोलर रीजन्स में जाएंगे, वहाँ मॉसेस एंड लिचेंस पाए जाते हैं, उसको टुंड्रा वेजिटेशंस कहते हैं। तो अलग अलग एरिया के अलग अलग आपको वेजिटेशन दिखने को मिलेंगे। अभी क्या है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या है, प्रॉब्लम्स भी हो रही है और बैलेंस भी हमारा डिस्टर्ब हो रहा है। कंजर्वेशन की बात की जाए, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, अगर नेचुरल वेजिटेशन की आप बात करेंगे तो सबसे पहले तो हमें बैलेंस बना के रखना होगा। प्लांट्स जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं या प्लांट्स जो ख़त्म हो रहे हैं उसको मेंटेन करना पड़ेगा। मेंटेन करने के लिए हमें डिफॉरेस्टेशन को रोकना होगा, सॉइल इरोजन को रोकना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को या तो कम करना होगा या तो बैलेंस वे में लेकर चलना होगा। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिसको ह्यूमन इंटरफेरेंस से रोका जा सकता है। वहीं अगर वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन की बात की जाए तो क्या होता है, एक IUCN होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये क्या करता है, स्पीसीज़ की रेड लिस्ट जारी करता है। इसमें क्या होते हैं, जो भी स्पीसीज़, जो भी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ हैं उनका रेड लिस्ट होता है, जैसे कौन से स्पीसीज़ हैं वो इंडेंजर्ड है या फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है या फिर एक्सटिंक्ट हैं या फिर वल्नरेबल हैं। तो इस टाइप से वो हर साल में ना लिस्ट जारी करता है और उसके हिसाब से उसका कंजर्वेशन किया जाता है, बिकम वल्नरेबल से एक्सटिंक्शन तक। जैसे सम ऑफ दिस एनिमल्स, अब क्या होता है कि द एनिमल्स आर पोच्ड फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स। क्या होता है, एनिमल्स की पोचिंग भी होती है। पोचिंग किस लिए, इलीगल ट्रेड के लिए, स्किन्स के लिए, नेल्स के लिए, टीथ के लिए। जैसे एनिमल्स हैं तो उनका टीथ निकाला जाता है और टीथ निकाल के फिर उसका ट्रेडिंग की जाती है, उसका कुछ डिज़ाइन बना दिया, कुछ प्रोडक्ट्स बना दिए हॉर्न्स के लिए। मतलब वाइल्ड लाइफ के किसी भी ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट के लिए उनकी पोचिंग करना ताकि उसका इलीगल ट्रेड हो सके, ये सब इस चीज़ों को या तो मतलब बैन कर देना चाहिए या तो फिर बेटर तरीके से रेगुलेट करना चाहिए। ब्लैक बक आल्सो नीड्स प्रोटेक्शन, ब्लैक बक को भी प्रोटेक्शन की नीड है। अब हम बात करते हैं, अगर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ की बात करें तो नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये क्या है कि मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इन सब के प्रिजर्वेशन के लिए नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया ने बनाया है। अगर नेशनल पार्क की बात की जाए तो ये इंडिया में टोटल 18 हैं, और 18 तो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। नेशनल पार्क्स आपको 100 प्लस में आते हैं, 100 प्लस। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात की जाए तो 500 प्लस आते हैं, ऑलमोस्ट 532 है। एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात की जाए तो टोटल 18 है। इसमें क्या होता है, नेशनल पार्क्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटा एरिया होता है नेशनल पार्क का। इसमें फुल मतलब कंजर्वेशन होता है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में थोड़ा सा बड़ा एरिया होता है और यहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शंस कुछ कम होते हैं। और जब बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात की जाए तो बायोस्फीयर रिजर्व्स तो बहुत बड़ा एरिया होता है। बायोस्फीयर रिजर्व्स में कई बार कई नेशनल पार्क्स आ गए हैं, कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ आ सकती हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स एक बहुत बड़ा एरिया होता है। और बायोस्फीयर रिजर्व्स में क्या होता है कि पहला तो कोर एरिया होता है जहाँ पे फुल रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, लेकिन इसके अलावा इसके साइड में एक बफर एरिया होता है जहाँ पर कुछ जो रेस्ट्रिक्शंस है, कुछ जो परमिशंस है वो दी जाती हैं, जैसे शेल्टर्स के लिए या फिर कुछ बिज़नेस पर्पस के लिए। तो इसमें दो तरह के एरिया होते हैं, कोर एरिया और एक बफर एरिया। अगर ये कोर एरिया है तो ये बफर एरिया है। कोर में तो बिल्कुल भी कुछ भी अलाउ नहीं होता है, मतलब ह्यूमन इंटरवेंशंस बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, बट बफर जोन में कुछ अलाउ है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं।
तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए इंडिया ने नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और बायोस्फीयर रिजर्व्स को बनाया है या फिर इसका एक कॉन्सेप्ट रखा है। बैलेंस होना चाहिए। तो आपने देखा है फॉरेस्ट फायर्स की बात करें, फॉरेस्ट फायर्स एक्चुअली बहुत ही एक मेजर थ्रेट है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के लिए। अब ये आग किसी तरह भी लग सकती है। सपोज़ करिए कि बहुत ज़्यादा हीट की वजह से आग लग गई, या फिर ड्यू टू लाइटनिंग बिजली गिरी उसकी वजह से आग लग गई, या फिर कोई कचरा है उसमें गलती से आग लग गया, या किसी ने जानबूझ के ही आग लगा दी। मैटर ये नहीं करता है कि कैसे आग लगी, मैटर ये करता है या आग लग गई। अब उसको बचाना भी मुश्किल होता है, क्योंकि फॉरेस्ट फायर को रोकना अपने आप में एक चैलेंज है। पिछले साल हम लोगों ने देखा था कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में आग लगी थी। ऐसा कहा गया था कि ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने लगवाई है, लेकिन ऐसा हम कह नहीं सकते। जो भी हो, ब्राज़ील जहां अमेज़न रेन फॉरेस्ट का 60% एरिया कवर होता है, अब उसमें आग लगना और उसको कंट्रोल करते 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 काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उससे आपको नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, बर्बादी बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि इसको कवर करना, इसको रोकना बहुत ही मुश्किल होता है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए लाइक सोशल फॉरेस्ट्री, वनो महोत्सव शुड बी एनकरेज। ये सब ऐसे मतलब प्रोग्राम्स हैं जो इनकरेज करने चाहिए, ताकि सबको पता चले कि हाँ, हमें अवेयरनेस कैसे फैलानी है। मैनी कंट्रीज़ है पास लॉ अगेंस्ट द ट्रेड। कुछ कंट्रीज़ ने लॉ पास किए हैं, अपने इंडिया में भी है एलिफेंट्स के लिए, और एलिफेंट्स के लिए जो उसकी प्रोटेक्शन है 1992 में आई थी, टाइगर्स के लिए 1973 में आई थी, गिद्धों के लिए 2006 में आई थी। इस तरह के बहुत सारे एक्ट्स, लॉज वगैरह पास होते हैं। साइट्स की बात करें तो साइट्स एक्चुअली क्या है, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। इंटरनेशनल एग्रीमेंट है बिटवीन गवर्नमेंट्स। एक्चुअली क्या है कि ये क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड को रोकता है। इट एम्स टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड स्पेसिमेन वाइल्ड एलिफेंट्स डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। ऐसा नहीं हो कि ट्रेडिंग से उसके सर्वाइवेबल में ही इशू आ जाए। तो साइट्स के अंदर 5000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैं एंड 28,000 स्पीस प्लांट्स को कवर किया गया है जो उसके अंदर प्रोटेक्ट हैं। तो ये था पूरा चैप्टर आपका। पार्ट 1 में हमने देखा था लैंड, सॉइल एंड वाटर, एंड सेकेंड चैप्टर में हम लोगों ने सेकेंड पार्ट में हमने देखा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। दैट्स ऑल फ्रॉम चैप्टर 2। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया हो, मैंने समझाने की कोशिश अच्छी की हो। यदि चैप्टर से रिलेटेड कोई भी इशू हो, फील फ्री टू आस्क एंड डू कमेंट्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। चैनल नया है, आप लोग के सपोर्ट के बिना चलेगा नहीं। सो थैंक यू गाइज़।